Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the legal history. तो इसमें आज हम इंडियन लीगल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो चलो देखते हैं कि क्या है इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री. ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो सिलेबस में है ना वो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है. तो सबसे पहला जो है, दिस कोड इज इंटेंडेड टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स टू द लीगल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1600 टू 1950 में जो कोड सिस्टम था तो उसके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी लेनी है. एम्फेसिस विल बी लेड ऑन द फॉलोइंग. सबसे पहले हम लीगल हिस्ट्री क्या है वो देखेंगे. द अर्ली चार्टर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, जो अर्ली चार्टर्स थे एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, द मेयर्स कोड, जुडिशियल रिफॉर्म ऑफ द बैरन हेस्टिंग एंड एडवेंट ऑफ द advent of the Adalat system, the Regulating Act, Pitt's India Act and the Act of Settlement, judicial reforms of the Cornwallis and the Lord William Bentinck, the High Courts, Privy Council, the Supreme Court of India, the law commissions and the codification, development of criminal laws, law of contract and law of evidence in the India, personal laws ऑफ हिंदूज एंड मोमेडियंस. तो ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो यहाँ पे डेवलपमेंट है लीगल हिस्ट्री में जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैसा था ईस्ट इंडिया कंपनी में. मेयर्स कोर्ट जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ. उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स एक्ट ऑफ इंडिया, बैरन हेस्टिंग का जो सारा है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या थी यहाँ पे वो देखेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में सबसे पहले पोजीशन ऑफ द नेटिव स्टेट. तो नेटिव स्टेट का पोजीशन क्या था एंड द डेवलपमेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंटेंसी. तो यहाँ पे पैरामाउंटेंसी मतलब क्या. ओके, तो देखो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंटेंसी का मीनिंग सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे एंड देन हम आगे यहाँ पे कवर करेंगे. अगर आपको डॉक्ट्रिन नहीं समझ आया तो यहाँ पे आगे का सब कुछ समझ नहीं आएगा. तो डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंटेंसी क्या है यहाँ पे, मीन्स द ब्रिटिश क्राउन जो थे रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नर जनरल. तो ब्रिटिश क्राउन रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नर जनरल इज द सुप्रीम ओवर ऑल इंडियन सिटीजन. तो सुप्रीम थे और all over the Indian citizen पे. It justified the intervention in the internal matters of the princely states when the British felt their interest or the security were threatened. तो देखो यहाँ पे क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंटेंसी मीन्स व्हाट, द ब्रिटिश क्राउन जो थे इज द सुप्रीम. जो ब्रिटिश क्राउन है वो सुप्रीम है ओवर द इंडियन स्टेट जो है उनके. इंडियन स्टेट जो है इनके ऊपर कौन सुप्रीम है, यहाँ पे कौन चलाता था कि ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे चलाता था. तो ब्रिटिश क्राउन क्या हुआ, सुप्रीम है. उसके बाद इट इंटरवेन द इंटरनल मैटर्स जो है, इंटरनल मैटर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट मतलब जो भी इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स है वो जो इंटरनल मैटर्स है लाइक द रिलीजन मैटर जो भी है इंटरनल मैटर्स में यहाँ पे और सिक्योरिटी में क्या कर रहे थे, यहाँ पे इंटरवेंशन कर रहे थे. वे थ्रेटेंड. ओके, तो यहाँ पे ओरिजिन क्या है, ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस डॉक्ट्रिन. तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द 18th सेंचुरी से ये जो है ऑनवर्ड से यहाँ पे स्टार्ट था. इट बिकम्स द प्रोमिनेंट आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773. तो 1773 से आगे जो है यहाँ पे इट बिकम्स द प्रोमिनेंट यहाँ पे हुआ था ये जो रेगुलेट चल रहा था. एंड इवॉल्विंग ड्यूरिंग द वेस्ले पीरियड सब्सिडरी अलायंस जो है यहाँ पे उसके आगे एंड द लेटर अंडर द लॉर्ड डलहाउसीज डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स. तो यहाँ पे फर्दर फॉर्मलाइज द क्वीन विक्टोरिया जो है प्रोक्लेमेशन आफ्टर दी 1857 में यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन हुआ था. तो ये हुआ हमारा. सिंपली इतना ही याद रखना है पैरामाउंटेंस में. तो यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन जो है यहाँ पे सुप्रीम है एंड ऑल ओवर दी जो इंडियन पीपल्स है उनके ऊपर जो सुप्रीम कौन है, ब्रिटिश क्राउन उनको चलाती है. ओके, स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को, इतना ही याद रखना है. अब देखो सबसे पहले जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखो. इंट्रोडक्शन में क्या है, द एम ऑफ दिस कोर्स इज टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ द इंडिया. द मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन वेयर इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट. तो जो लीगल हिस्ट्री का मेन एम जो है यहाँ पे क्या है, तो मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम इट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश
कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है उससे इस्टेब्लिश हुआ है. द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इस्टेब्लिशमेंट वर्किंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन would enable the learners to understand the practices of this institution, their shortcomings and the challenges that they threw the framers of the modern constitution of the India. तो यहाँ पे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर कोई यहाँ पे शॉर्ट कमिंग चैलेंजेस आ रहे हैं तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज रिमूव करने के लिए जो है हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कैसे इवॉल्व हुई है जो हिस्ट्री, वो हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे लॉ चेंज हुए, कैसे लॉ यहाँ पे इनैक्ट हुए हैं, तो कौन कौन यहाँ पे जिम्मेदार है लॉज लाने के लिए. जो ब्रिटिशर्स आए, हमने चार्टर देखा, प्लान्स देखा, जो कैसे आए हैं वो हम यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री में, लीगल हिस्ट्री में देखने वाले हैं. ओके, अब देखो यहाँ पे जो है आई होप यहाँ पे ठीक से दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है. तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड एट दी 1500 में कैसा दिखता था वर्ल्ड जो है, यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे स्टेट्स थे, कंट्रीज थे, यहाँ पे दिख रहे हैं. तो उसके बाद हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ यहाँ पे आपको कोई मतलब लीगल हिस्ट्री में ऐसे कोई डायग्राम नहीं बनानी पड़ती. तो उसके बाद 1500 में सिर्फ ऐसा दिखता है. एंड उसके बाद जो है इतने स्टेट्स थे. अभी ये देखो जो वास्को द गामा जो है यहाँ पे, वो कैसे यहाँ पे जो इस मैप में दिखाया है. हाँ, तो यहाँ पे देखो कि वास्को द गामा एक पुर्तगाली समुद्री खोज कर रहे थे एंड जो समुद्र के रास्ते से भारत में पहुँचे थे. तो कैसे भारत में आए हुए यहाँ पे मैप में दिखाया गया है. तो यूरोपीय व्यक्ति बना, ये जो पहला व्यक्ति है भारत में पहुँचने वाला, पहला यूरोपीय व्यक्ति बना. ओके, उसकी यात्रा ने जो भारत और यूरोप के बीच में एक नया व्यापारिक मार्ग ने यहाँ पे खोल दिया गया था. उसने क्या किया था, यहाँ पे जो उस मार्ग से आया था, जो मार्ग था वो जो व्यापारिक मतलब जो ट्रेड मार्ग यहाँ पे बना दिया गया, जिसने आने से यहाँ के आगे चलकर यहाँ पे क्या हुआ, कोलोनियलिज्म का यहाँ पे नींव रखा था. ओके, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था कोलोनियलिज्म. ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे हम 1498 में यहाँ पे दिया है. 1498 में जो वास्को द गामा था यहाँ पे इंडिया में आया था. तो यहाँ पे अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से जो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप जो है ना, केप ऑफ गुड होप, वहाँ से वो आया था यहाँ पे होते हुए हिंदी महासागर पार करके भारत के मलाबार तट केरल जो है वहाँ पे पहुँचा था. तो ये जो है यहाँ पे आई होप आपको ये समझ आया होगा जो है मैप. तो वास्को द गामा कैसे यहाँ पे इंडिया में पहुँचे. ओके, अब देखो यहाँ पे चार्टर ऑफ 1600 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था. ओके, तो चार्टर ऑफ 1600 जो है 31 दिसंबर क्वीन एलिजाबेथ, उसके बाद जो है द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज. तो यहाँ पे ईस्ट इंडीज सबसे पहले तो चार्टर ऑफ 1600 से यहाँ पे क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे 1600 में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एंटर इनटू द इंडिया में एंटर हुए. 31 दिसंबर क्वीन एलिजाबेथ, आपके जो की पॉइंट्स है आपको याद रखने के लिए. द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या करना चालू किया, यहाँ पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया. ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी also joined company and the exclusive trading rights into the form the countries laying beyond the Cape of Good Hope and eastwards to the Strait of the मैगलन. तो यहाँ पे जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करना, यहाँ पे ट्रेडिंग राइट्स उनको मिले. तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑनरेबल जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जॉन कंपनी, इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया ट्रेडिंग के लिए. ओके, अब यहाँ पे देखो इंग्लैंड टू इंडिया कैसे यहाँ पे आए थे इंग्लैंड टू इंडिया में. ओके, अब देखो तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे सूरत में क्यों आए. तो सूरत, रीज़न बिहाइंड दिस इट इज़ एंड तो रीज़न वाई द ब्रिटिशर्स चूज दी सूरत फॉर द ट्रेड के लिए क्यों यहाँ पे इन्होंने सिलेक्ट किया. सूरत वॉज अ नेचुरल हार्बर ऑन द अरेबियन सी, आइडियल फॉर द सी ट्रेड के लिए वो क्या थे, आइडियल थे. उसके बाद इट कनेक्टेड, जो सूरत है यहाँ पे इट कनेक्टेड जो है यहाँ पे कनेक्टेड टू दी यहाँ पे इंडिया एंड यहाँ पे किससे, इंडिया एंड वेस्ट एशिया जो है यहाँ पे उससे कनेक्टेड था. इट कनेक्टेड टू इंडिया विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, मेकिंग इट परफेक्ट ट्रेडिंग यहाँ पे हब हुआ था. ओके, इसकी वजह से जो है सूरत में एक ट्रेडिंग हब
यहाँ पे अच्छे से चलेगा, इस इंटेंशन से वो सूरत में आए थे। तो यहाँ पे जो है इन 16th एंड 17th सेंचुरी सूरत वॉज द इंडियाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट फॉर द ओवरसीज ट्रेड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेड था। उसके बाद इट एक्सपोर्ट्स द स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, इंडिगो, गोल्ड एंड टेक्सटाइल्स। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से दिमाग लगाकर यहाँ पे सूरत में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब देखो कि गवर्निंग स्ट्रक्चर्स क्या क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कंसिस्टिंग ऑफ द गवर्नर एंड द 24 डायरेक्टर्स फॉर द मैनेजिंग कंपनीज अफेयर्स। ओके ओके, तो यहाँ पे कंसिस्टिंग ऑफ द गवर्नर एंड द 24 डायरेक्टर्स थे यहाँ पे फॉर द मैनेजिंग कंपनीज अफेयर। सबसे पहले सबसे स्टार्ट हुआ ना वहाँ से। कंपनी हेडक्वार्टर्स इन दी यहाँ पे लेडन हॉल जो है स्ट्रीट लंदन में, यहाँ पे कंपनी हेडक्वार्टर था। उसके बाद देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे सर थॉमस रो जो है यहाँ पे इन दी जहांगीर कोर्ट में आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि सर थॉमस रो कौन थे। यहाँ पे सर थॉमस रो वॉज एन इंग्लिश डिप्लोमेट थे सेंट बाय द किंग जेम्स फर्स्ट। तो यहाँ पे ऑफ द इंग्लैंड टू द मुगल कोर्ट में, यहाँ पे जहांगीर के कोर्ट में यहाँ पे भेजा था। इट इज़ दी हिज मिशन वॉज क्रूशियल इन दी सिक्योरिंग लीगल ट्रेडिंग राइट्स फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन दी इंडिया। तो यहाँ पे इनका जो रोल है, मेन रोल यहाँ पे ये किस लिए आए थे सर थॉमस रो यहाँ पे जहांगीर कोर्ट में, टू सिक्योर द लीगल ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द ब्रिटिश कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो यहाँ पे मेंबर्स थे, सब्जेक्ट्स थे। तो इनके लिए जो है यहाँ पे राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। यहाँ पे ईयर जो है यहाँ पे 1615 का ये जो ईयर है ये आपको याद रखना है, 1615 ओके। उसके बाद जो है लोकेशन जो है जहांगीर कोर्ट एट द अजमेर राजस्थान में यहाँ पे हुआ था। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन द 600 में ईस्ट इंडिया कंपनी तो फाउंड हो गई। ब्रिटिश ships and they started to arriving in the Indian waters and the Surat by the 1608 में। The Portuguese were dominant in the Indian sea trade and had the strong position at the ports। तो यहाँ पे पोर्तुगीज बहुत डोमिनेंट थे यहाँ पे इंडियन सी ट्रेड में, एंड द स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी उनकी यहाँ पे पोर्ट्स में, ऑल पोर्ट्स में। द ब्रिटिश नीडेड टू ऑफिशियल लीगल परमिशन। तो यहाँ पे पोर्तुगीज़ का जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट था उसकी वजह से ब्रिटिशर्स को क्या यहाँ पे ज़रूरत पड़ी कि ऑफिशियल लीगल परमिशन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी फ्रॉम दी मुगल एम्परर टू ट्रेड विदाउट पोर्तुगीज इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे पोर्तुगीज़ के जो यहाँ इंटरफेरेंस जो हो रहा था उसको यहाँ पे इंटरफेरेंस ना होने के लिए यहाँ पे उनको क्या ज़रूरत थी, जो मुगल्स है उनकी यहाँ पे क्या ज़रूरत थी, परमिशन ज़रूरत थी। अब देखो चार्टर ऑफ 1600। तो किंग्स कमीशन 14 दिसंबर 1615 फॉर स्पेसिफिक वेस्ट जो है किंग और करेंटली क्वींस commission means you are a commissioned officer in one of the UK's military forces। Charter of 1661 power to governors and council of each factory administer जस्टिस इन कंपनी सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ। तो जो यहाँ पे पावर ऑफ गवर्नेंस, काउंसिल ऑफ ईच फैक्ट्री, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैसे होता था यहाँ पे जो चार्टर ऑफ 1600 में इंग्लिश लॉ की अकॉर्डिंग होता था। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से 3 प्रेसिडेंसीज है। यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसीज। सबसे पहले जो है मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास में नाउ इट इज़ नोन एज इन चेन्नई, यहाँ पे चेन्नई बोला जाता है। बॉम्बे नाउ इट इज़ इन मुंबई एंड कलकत्ता नाउ इट इज़ इन कोलकाता। मद्रास पट्टनम a fishing village from the Vijayanagar Emperor Peda Venkataraya in the 1639 fort St. George India। तो ये आपको समझ आया होगा मद्रास। तो यहाँ पे नाउ इट इज़ इन चेन्नई बोला जाता है, बॉम्बे को मुंबई बोला जाता है, कलकत्ता को कोलकाता बोला जाता है। तो मद्रास पट्टनम जो है और फिशिंग विलेज है फ्रॉम द विजयनगर एम्परर पेड़ा वेंकटाराया इन दी 1639। तो उसके बाद है कलकत्ता। तो कलकत्ता जो है यहाँ पे सबसे पहले मद्रास देखा, बॉम्बे देखा, कलकत्ता देखा, मद्रास पट्टनम देखा। उसके बाद कलकत्ता इन 1690 एक्वायर्ड द जमींदारी 3 विलेजेस कलिकत, गोविंदपुर एंड दी सुल्तानुद्दी फ्रॉम दी मुगल सबादार। उसके बाद एंड व्हाट अबाउट द बॉम्बे। तो बॉम्बे का क्या यहाँ पे रोल है।
अब देखो यहाँ पे फोर्ट जो है यहाँ पे सेंट जॉर्ज चेन्नई में देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे वाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन, अर्ली मद्रास, ये उसके बाद जो है ओल्ड मद्रास, हेनरी डेविसन लव। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे जो था यहाँ पे इसके लिए जो फोर्ट सेंट जॉर्ज का ये जो चेन्नई में ऐसा था। ओके, अब ये देखो यहाँ पे जो फोर्ट विलियम था ना कोलकाता में, तो वो ऐसा है। फोर्ट विलियम कोलकाता का जो फोर्ट विलियम जो है ना, वो ऐसा है फोर्ट विलियम। अब चलो एक एक पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहले जो है बॉम्बे को देखेंगे। जो बॉम्बे है पोर्तुगीज, बॉम्बे जो है यहाँ पे पोर्तुगीज एक्वायर्ड अंडर द ट्रीटी ऑफ वेसाई। वेसाई का जो ट्रीटी था उसमें एंटर्ड बिटवीन द सुल्तान बहादुर ऑफ द गुजरात एंड द किंगडम ऑफ द पोर्तुगाल। तो यहाँ पे जो एक्वायर्ड, ये जो एक्वायर्ड किया था बॉम्बे को ट्रीटी में, यहाँ पे केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल व्हेन इन दी 1661 चार्ल्स सेकेंड ऑफ द इंग्लैंड मैरिड Catherine of the Braganza, and as the part of her dowry, Charles received the ports of the Tangier एंड द सेवन आइलैंड ऑफ द बॉम्बे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो है ना, यहाँ पे केम इन दी अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल व्हेन द 1661 में जो चार्ली सेकेंड था ऑफ द इंग्लैंड मैरिड टू द कैथरीन ऑफ द ब्रैगेजा। तो इससे ये चार्ली ने क्या किया था, चार्ल्स सेकेंड ने यहाँ पे मैरी किया था कैथरीन से। एंड एज द पार्ट ऑफ हर डाउरी, डाउरी में क्या मिला उसको, चार्ल्स रिसीव द पोर्ट ऑफ टेंगियर एंड दी, उसके बाद सेवन आइलैंड ऑफ द बॉम्बे का सेवन आइलैंड उसको मिला था डाउरी में। ये देखो यहाँ पे जो रियल इमेज है ना, यहाँ पे ऐसे, आई होप आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन देखो यहाँ पे इंग्लिश फोर्ट्स इन दी बॉम्बे जो है, यहाँ पे इंग्लिश फोर्ट्स इन दी बॉम्बे, वहाँ पे ऐसा था इंग्लिश फोर्ट इन दी बॉम्बे में। उसके बाद है यहाँ पे जेराल्ड अंगर जो है फाउंडर ऑफ द मॉडर्न बॉम्बे। जेराल्ड अंगर जो है यहाँ पे फाउंडर ऑफ द मॉडर्न बॉम्बे का जो है यहाँ पे फाउंडर है। विद इन द 10 years पॉपुलेशन रोज फ्रॉम द 10,000 टू द 80,000। विद इन द 8 years में यहाँ पे बॉम्बे में पॉपुलेशन बढ़ गई थी। इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट पुलिस फोर्स विद द लोकल मिलिट्रिया ऑफ द भंडारी यूथ। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे फर्स्ट पुलिस फोर्स यहाँ पे क्या किया, लोकल मिलिटिया यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट टू दी ट्राई इंटरलोपर्स जज टू बी समवन ट्रेंड इन द सिविल लॉज में सबसे पहला यहाँ पे एडमिरल्टी कोर्ट में कोई तो यहाँ पे ट्रेंड जज आया। ओके, अब देखो इसके बाद अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन इन दी मद्रास। तो अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन इन दी मद्रास में फर्स्ट पीरियड जो है यहाँ पे 1639 टू 1665। 1639 इट वॉज द एक्वायर्ड विद द फुल पावर ऑफ गवर्नेंस। मद्रास वॉज द एजेंसी एंड नॉट द प्रेसिडेंसी। मद्रास एजेंसी थी तो प्रेसिडेंसी नहीं थी पहले जो थी यहाँ पे। उसके बाद जो है नो रेगुलर प्रोसीडिंग नहीं होता था इस टाइम पीरियड में, बोल रही हूँ यहाँ पे इस टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड याद रखना है, सब टाइम पीरियड में अलग अलग यहाँ पे जो है फंक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे चौल्ट्री कोर्ट यहाँ पे फॉर द नेटिव्स के लिए जो है यहाँ पे चौल्ट्री कोर्ट चलता था। उसके बाद सेकेंड पीरियड जो है 1665 टू 1686 का जो है यहाँ पे टाइम पीरियड है। यहाँ पे जो डॉज है, मिस्टर डॉज केस ऑफ किलिंग अ स्लेव गर्ल को किल किया था, ये जो केस है यहाँ पे हुआ था। पावर ऑफ गवर्नर एंड द काउंसिल वॉज एक्सटेंडेड टू द एजेंट। यहाँ पे पावर ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल का यहाँ पे पावर जो था यहाँ पे एक्सटेंड हुआ था। उसके आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे थर्ड पीरियड जो है यहाँ पे 1686 टू 1725 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट टू द प्रिसाइडेड बाय द पर्सन ट्रेंड इन द सिविल लॉ। पर मतलब यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट तो यहाँ पे हुआ था टू बी प्रिसाइडेड बाय अ पर्सन ट्रेंड इन द सिविल लॉ में। यहाँ पे जो ट्रेंड पर्सन है यहाँ पे जज आके बैठ गया। द फर्स्ट कोर्ट टू बी रन बाय द पर्सन ट्रेन लॉ। जो लॉ को ट्रेन मतलब लॉ में जो ट्रेन पर्सन है वो यहाँ पे जज बन गया यहाँ पे कोर्ट में। फर्स्ट कोर्ट टू बी रन बाय द पर्सन ट्रेन इन द लॉ। सर जॉन बिग्स अराइव्स अ जज एडवोकेट। तो यहाँ पे जज एडवोकेट कौन थे यहाँ पे, सर जॉन बिग्स। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन एट द मद्रास में कैसे हुआ। अब देखो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन एट द मद्रास 1686 फर्स्ट कॉर्पोरेशन वॉज established a mayor to be elected and 12 aldermen and the 16 to 120 of the burgesses
एंड द मेंबर इंक्लूडेड द इंडियंस, यहाँ पे मेंबर भी इंक्लूडेड थे इंडियन मेंबर्स, एंड अमॉन्ग द फर्स्ट 60 बर्गेसेस यहाँ पे एंड 30 वेयर इंडियंस, तो 60 जो है यहाँ पे अमॉन्ग द इंग्लिश थे एंड 30 जो है यहाँ पे इंडियंस थे रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट कास्ट को। उसके बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेयर कोर्ट, तो यहाँ पे मेयर कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेयर्स कोर्ट वॉज द ट्रेडिशन कोर्ट नोन एज एन मेयर्स कोर्ट, तो ट्रेडिशनल कोर्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, मेयर कोर्ट बोलते हैं, ऑल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद आफ्टर द सब बीग्स कंपनी डिडंट सेंड द एनी अदर लॉयर्स, सो लेमैन प्रिसाइडेड द कोर्ट में, यहाँ पे जो बिग्स कंपनी यहाँ पे कोई अदर लॉयर को यहाँ पे भेज नहीं रहा था, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे लॉयर है उनको भेज दिया गया। अपील टू बी लाई बिफोर द गवर्नर एंड द काउंसिल, एंड अपील कहाँ पे जाता था, यहाँ पे गवर्नर एंड काउंसिल के सामने अपील जाता था। तो अब अपील मतलब क्या है, यहाँ पे अपील मतलब जो केस रहता है ना वो अपील में जाता है, मतलब डिसीजन आया है आपको अमान्य है वो डिसीजन, तो आप कहाँ पे जाएंगे आगे, तो ऐसे यहाँ पे अपील जो है गवर्नर एंड काउंसिल में जाएगा, जो एग्रीक्यूटिव पार्टी है वो। पनिशमेंट्स वेर स्टिल हार्शर इन दी कंपैरिजन टू द लोकल सेंसिटिव, लोकल सेंसिटिव से जो पनिशमेंट है यहाँ पे मेयर्स कोर्ट में जो थे देते थे वो यहाँ पे क्या थे, हार्शर थे, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड थे। सेंसिटिव लाइक दी थेफ्ट फॉर्जरी वॉज द कैपिटल ऑफेंस, तो यहाँ पे थेफ्ट एंड फॉर्जरी यहाँ पे ऐसे लाइक दी कैपिटल ऑफेंस है, ऐसे डील करते थे यहाँ पे। अब देखो अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप एट द बॉम्बे, तो अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हुआ बॉम्बे में 1686 में, 1726 के इस बीच में, पीरियड ऑफ 1686 एंड 1683 में। कंट्रोल फ्रॉम द सूरत से कंट्रोल हुआ, कोर्ट ऑफ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। चार्टर ऑफ बॉम्बे ट्रांसफर हैज़ गिवन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल ट्रांसफर, ये जो चार्टर है ना यहाँ पे चार्टर्स है, इस चार्टर में जो चार्टर ऑफ बॉम्बे ट्रांसफर चार्टर ऑफ बॉम्बे ट्रांसफर हैज़ गिवन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास आ गए, गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल यहाँ पे हो गए। ओके उसके बाद सेकेंड पीरियड जो है 1683 टू 1690, चार्टर ऑफ 1683 एडमिरल्टी कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ 1683 से विद द डॉक्टर सेंट जॉन कमिंग एज द जज, यहाँ पे जज बन के आए। फर्स्ट ट्रेन लॉयर टू बी अराइव लर्न इन द सिविल लॉज, डिसाइड द केसेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इक्विटी गुड कंसाइंस में, देखो याद रखो यहाँ पे इस पीरियड में इक्विटी एंड गुड कंसाइंस आया, एंड लॉज कस्टम्स एंड मर्चेंट्स। कॉन्फ्लिक्ट विद द गवर्नर गिव्स इट बैड स्टार्ट, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उनके ही बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, तो यहाँ पे बैड यहाँ पे रिजल्ट आ रहा था। ओके तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इसलिए यहाँ पे डार्क पीरियड बोला जाता है 1690 एंड 1780 को। थर्ड पीरियड जो है यहाँ पे 1718, तो देखते हैं कि डार्क पीरियड क्यों बोला गया है। सबसे पहले हम तो देखो यहाँ पे डार्क पीरियड क्यों बोला जाता है इस पीरियड को, क्योंकि द पीरियड फ्रॉम दी 1690 से यहाँ पे 1718 जो है इज कॉल्ड एज एन डार्क पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, यहाँ पे मुगल एम्पायर जो है यहाँ पे डिक्लाइन हो गए थे एंड लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी का यहाँ पे बहुत कमज़ोर था यहाँ पे, इसीलिए लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। इंडिया फेस द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यहाँ पे इंडिया ने फेस किया था, एंड फ्रिक्वेंटली वॉर्स अमॉन्ग दी, यहाँ पे वॉर भी हुए थे फ्रिक्वेंटली अमॉन्ग दी यहाँ पे रीजनल पावर्स में एंड दी फॉरेन इन्वेजन्स में, लाइक देयर नदीर शाह एंड अब्दाली, यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे वॉर भी हुए थे। द इकोनॉमी कोलैप्स्ड हुई थी इंडिया में एंड वेयर वॉज दी वाइड स्प्रेड फैमिली एंड दी सफरिंग हुआ था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगैन द एक्सप्लॉइटिंग इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से जो इंडिया को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, डार्क पीरियड बोला जाता है। थर्ड पीरियड जो है यहाँ पे हम थर्ड पीरियड देखेंगे। उसके बाद थर्ड पीरियड क्या है यहाँ पे 1718 to 1726, a new court with the chief justice and the 9 other judges, तो जो न्यू कोर्ट है यहाँ पे चीफ जस्टिस एंड 9 जजेस यहाँ पे आए, न्यू कोर्ट फॉर्म हुआ यहाँ पे। 4 जजेस वेर इंडियन, यहाँ पे देखो 4 जजेस इंडियन के 4 जजेस आने लगे, पहले नहीं थे इंडियन के कोई भी जजेस। 4 प्रिंसिपल्स कम्युनिटीज ऑफ द बॉम्बे, हिंदूज, मुस्लिम, पोर्टुगीज एंड पारसीज। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेयर्स कोर्ट जो है इस्टेब्लिश्ड अंडर द चार्टर ऑफ 1726। वाई यहाँ पे क्यों इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि लैक ऑफ प्रॉपर टेस्टिमेंट्री यहाँ पे कोर्ट्स नहीं थे। कंपनी लॉस्ट दी, यहाँ पे कंपनी ने लॉस्ट किया था, कितना लॉस्ट किया था
लॉस्ट कितना किया था, 35,139। तब के बोल रही हूँ, तो अब के कितने होंगे, बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, कंपनी लॉस्ट दी 35,139 इन दी वन सच सूट। तो यहाँ पे वन सूट में उन्होंने इतना यहाँ पे गवाया था, तो इसीलिए जो है यहाँ पे अदरवाइज नीडेड फॉर दी प्रॉपर रॉयल, यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, प्रॉपर यहाँ पे रॉयल चार्टर की, यहाँ पे कोड की, यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए बहुत ज़रूरी पड़ा उनको। ऑर्डर्स अमॉन्ग द इंग्लिश मर्चेंट्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इस चार्टर का, जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो है यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्पोरेशन फॉर ईच प्रेसिडेंसी टाउन। तो जो भी प्रेसिडेंसी टाउन्स है, एवरी प्रेसिडेंसी टाउन के लिए क्या किया गया, ईच प्रेसिडेंसी टाउन के लिए क्या किया गया, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाया गया। इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, ऐसे पहले था, अब नहीं, मतलब इस टाइम पीरियड में। अ मेयर एंड द 9 एल्डरमैन टू, यहाँ पे कुड बी सब्जेक्ट ऑफ द लोकल प्रिंस। दो जो है यहाँ पे लोकल प्रिंस से होने चाहिए। रेस्ट हैज़ टू बी नेचुरल बॉर्न सब्जेक्ट ऑफ द क्राउन। Note the deviation from the early company Madras Corporation, where only the member required to be companies converted servant. उसके बाद मेयर्स कोर्ट इन द ईच कॉर्पोरेशन कंसिस्टिंग ऑफ द मेयर, एल्डरमैन एंड द कोरम। यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 कोरम होना चाहिए। ओके, अब देखो वर्किंग ऑफ द चार्टर ऑफ 1726 चार्टर जो है, इट वाज मीन्ड फॉर द गवर्निंग इंग्लिश मैन। तो ये किस लिए आया था कि गवर्निंग इंग्लिश मैन को गवर्न करने के लिए, जो उनके ही यहाँ पे सर्वेंट है उनके लिए आया था, हमारे लिए नहीं आया था वो। सबसे पहले डिस्कॉर्ड द बिटवीन द काउंसिल एंड द मेयर्स कोर्ट ऑन द पावर और द नेटिव। कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके लिए। अप्लाइड द इंग्लिश लॉज, कॉमन लॉज एज वेल एज द ऑल स्टैट्यूटरी लॉज, तो उसके लिए भी आया था। एडमिनिस्टर्ड द इंग्लिश लॉज एंड टोटली इग्नोर द लोकल लॉज, को यहाँ पे टोटली इग्नोर किया गया था। तो इंग्लिश लॉज को यहाँ पे अडॉप्ट किया जा रहा था, लोकल लॉज को एंड रिलीजियस लॉज जो है यहाँ पे नेटिव लॉज को क्या किया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था। कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश सेंसिबिलिटी, वाइस वर्सा यहाँ पे क्या हो रहा था, इंडियन सेंसिबिलिटी जो है यहाँ पे इनको इग्नोर किया जा रहा था, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी। रिस्टेटमेंट अमॉन्ग द इंडियन वैन अप्लाइड द लोकल पॉपुलेशन। ओथ कंट्रोवर्सी आई यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज यहाँ पे फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश, यहाँ पे वही पॉइंट है, इंग्लिश में एंड इंडियन जो सेंसिबिलिटी है यहाँ पे डिफरेंस हो रहा था। अमेंडमेंट इन दी 1753 में यहाँ पे अमेंडमेंट दिखा एंड हुआ यहाँ पे। प्रोविजन फॉर इलेक्शन ऑफ द मेयर कोर्ट स्क्रैप्ड हुआ। नाउ द एल्डरमैन वेयर दी टू बी सिलेक्टेड बाय द काउंसिल से सिलेक्ट होंगे, जो एल्डरमैन है वो किससे सिलेक्ट होंगे, एल्डरमैन से सिलेक्ट होंगे। अमॉन्ग देम वन हैज़ टू बी अ सिलेक्टेड एज एन मेयर, उससे ही जो है काउंसिल सिलेक्ट करेगा, उनमें से ही एक जो है यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्टेड एज एन मेयर। इस्टेब्लिश्ड ऑफ द कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर द पिटी मैटर्स, के लिए जो है यहाँ पे कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट इस्टेब्लिश किया गया। कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ 1753 में, देखो याद रखो 1753 कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट इस्टेब्लिश हुआ फॉर द पिटी केसेस। अब हम देखेंगे कलकत्ता। तो कलकत्ता जो है यहाँ पे कलकत्ता का पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले ये देख लो इमेज, उसके बाद आगे हम देखेंगे, आपको समझाएंगे। ये देखो इसको पैक्स ब्रिटानिका जो है यहाँ पे, पैक्स ब्रिटानिका। तो चलो अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कलकत्ता को देखते हैं। ग्रांट ऑफ जमींदारी ऑफ द 3 विलेजेस गेव द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स विद रिस्पेक्ट टू दोज विलेजेस। तो यहाँ पे ग्रांट ऑफ जमींदारी को ग्रांट मिला, ऑफ द 3 विलेजेस गेव द एडमिनिस्ट्रेशन पावर यहाँ पे मिला। नॉट मच इज ऑन द रिकॉर्ड ऑन द वर्किंग कॉर्पोरेशन ऑफ द कलकत्ता इस्टेब्लिश्ड अंडर 1725 चार्टर। बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में एंड द बैटल ऑफ बक्सा हुआ 1764 में, याद रखो। चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पे कोर्स ऑफ हिस्ट्री को ही चेंज हुआ इस जो बैटल से। एक्विजिशन ऑफ दीवानी अदालत राइट, यहाँ पे दीवानी राइट्स यहाँ पे एक्विजिशन हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर लिया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल ऑफिसर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यूज। सब्सिक्वेंट चॉवर्स हुआ यहाँ पे, हेस्टिंग अदालत सिस्टम आया यहाँ पे। उसके बाद देखो अब हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंसर्न ऑन द ग्रोइंग करप्शन इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स एंड द सोसाइटी। तो जो ग्रोइंग हो रहा था इंडिया में करप्शन, तो इस कंसर्न की वजह से यहाँ पे जो आगे यहाँ पे अराइवल ऑफ
क्लाइव यहाँ पे आए फ्रॉम इंडिया टू होम. द रिचेस्ट सेल्फ मेड मैन ऑफ द यूरोप रॉटन बोरोक bailout of the East India Company by the British Parliament, beginning of the parliamentary system in the India, control over the affairs of the company को start कर दिया. यहाँ पे जो करप्शन चल रहा था ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पार्लियामेंट का कंट्रोल होने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स है यहाँ पे उसके ऊपर. इसी यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773. तो यहाँ पे जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन द इंग्लैंड टू डायरेक्ट दी एंड गाइड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. गवर्नर जनरल एंड द 4 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल इन द बंगाल, मद्रास, बॉम्बे बिकम द सबऑर्डिनेट एंड सुप्रीम काउंसिल होने. तो ऑथराइज द सुप्रीम काउंसिल टू मेक द रेगुलेशंस. सुप्रीम काउंसिल को यहाँ पे ऑथराइज द सुप्रीम काउंसिल टू मेक द रेगुलेशन करने के लिए यहाँ पे ऑथराइज करेंगे. गवर्नेंस इन द ब्रिटिश सेटलमेंट इन द प्रेसिडेंसी एंड अदर एरियाज. इंस्टीट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट दी कलकत्ता. ऑल रेगुलेशन मेड बाय द सुप्रीम काउंसिल. यहाँ पे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट आया, उसके बाद जो है और रेगुलेशंस जो सुप्रीम काउंसिल वॉज रजिस्टर्ड विद द सुप्रीम कोर्ट से होने लगे. अब देखो नेक्स्ट जो है यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ दी अदालत सिस्टम फॉर दी मुफस्सिल एरिया में जो अदालत सिस्टम जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ. मुफस्सिल एरिया बियॉन्ड दी प्रेसिडेंसी टाउन. मुफस्सिल एरिया जो है एरियाज, मुफस्सिल मतलब क्या है, एरियाज बियॉन्ड दी प्रेसिडेंसी टाउन. हमने अभी तक पढ़ा कि प्रेसिडेंसी टाउन में कैसे कैसे जस्टिस सिस्टम होनी चाहिए और होगी और कैसे हुआ वो भी हमने पढ़ा. लेकिन बाकी का जो रिमेनिंग एरिया है उसके लिए क्या, उसके लिए कुछ बताया नहीं था ना अभी तक. तो मुफस्सिल मतलब क्या हुआ कि एरियाज बियॉन्ड द प्रेसिडेंसी टाउन. प्रेसिडेंसी टाउन को छोड़ के बाकी के जो एरिया है उसमें कैसे यहाँ पे जस्टिस डिलीवर किया जाएगा. कंपनी बिकम द दीवानी ऑफ द मुगल एम्परर. कंपनी क्या हुआ यहाँ पे, दीवान ऑफ द मुगल एम्परर का दीवान हुआ. सिग्निफिकेंस ऑफ द दीवानी, दीवानी रेवेन्यू हेड मुगल एम्पायर. अब कंपनी ट्रेड छोड़ के जो दीवानी राइट्स उसको छोड़ के यहाँ पे क्या बन गए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले गए. ओके. फायरमैन जो है यहाँ पे दैट ग्रांटेड द दीवानी राइट्स डिडंट क्लैरिफाई हाउ एंड व्हाट रेवेन्यू वुड बी कलेक्टेड. यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो फायरमैन है यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं कि कैसे आप कलेक्ट करेंगे, कितना कलेक्ट करेंगे, लेकिन दे दिया राइट्स. ओके. बर्थ ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, दीवानी अदालत एंड सिविल जस्टिस. यहाँ पे डुअल सिस्टम गवर्नेंस यहाँ पे आ गया. ओके. मुफस्सिल पीरियड में. एंड द क्रिमिनल जस्टिस इन द 1772 में आ गया. ओके. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वारेन हेस्टिंग्स प्लान ऑफ 1772. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर. ऑफिस ऑफ द कलेक्टर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ. प्राइमरी टास्क वॉज द कलेक्ट द रेवेन्यू एंड डिसाइड द डिस्प्यूट अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू. तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ कलेक्टर यहाँ पे 1772 के प्लान से आया एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलेक्टर ऑफिस आया. प्राइमरी टास्क जो है यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है एंड डिसाइड द डिस्प्यूट अराइजिंग ऑफ द जो रेवेन्यू कलेक्टर से जो डिस्प्यूट है उसका रिजॉल्व करना. मुफस्सिल दीवानी अदालत जो है यहाँ पे इसका क्या है, प्रोसिक्यूटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट जो है यहाँ पे उसके लिए. एंड कलेक्टर टू एक्ट एज एन जज. तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे कलेक्टर के पावर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं. सरदार दीवानी अदालत जो है यहाँ पे गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील. सरदार दीवानी अदालत, सरदार दीवानी अदालत इज एन हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील फॉर द सिविल डिस्प्यूट के लिए हायर कोर्ट बना. स्मॉल कॉज कोर्ट फॉर द डिस्प्यूट अप टू ₹10 से ज़्यादा जो है यहाँ पे अप टू ₹10. तो यहाँ पे स्मॉल कॉज कोर्ट में आएंगे लोकल हेडमैन, यूजुअली ज़मींदार जो रहते हैं वो जो है यहाँ पे स्मॉल कॉज कोर्ट में डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नवाब का यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है. एंड मुफस्सिल फौजदारी अदालत ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय द काजीज एंड मुफ्तीज. मुफ्ती जो है यहाँ पे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय द काजीज एंड मुफ्तीज असिस्टेड बाय द 2 मौलवीज यहाँ पे थे. कलेक्टर टू सुपरवाइज, यहाँ पे कलेक्टर सुपरवाइज के लिए रहेंगे. ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय द काजीज होंगे, मुफ्तीज होंगे यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे मौलवीज भी होंगे. एंड उसको जो है उनको क्या करेंगे, हेड कौन करेंगे, यहाँ पे कलेक्टर सुपरवाइज करेंगे. ओके. उसके बाद सादर निजामत अदालत जो है यहाँ पे हेडेड बाय दी मोहम्मद रजा खान नाइब नाजिम जो है यहाँ पे वो हेड करेंगे.
अब देखो, जो हेस्टिंग्स का प्लान था ऑफ द 1774 में जो था टेम्पररी मेजर्स, इंग्लिश कलेक्टर्स वेयर कॉल्ड फॉर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एंड द नेटिव्स वेयर इंटरेस्टेड विद द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। तो इंग्लिश कलेक्टर्स को बुला दिया गया टू डिस्ट्रिक्ट्स एंड नेटिव से टू कलेक्ट द रेवेन्यू कलेक्ट के लिए, नायब्स बोलते हैं उनको। 6 प्रोविंशियल डिवीजन किया गया यहाँ पे। कौन कौन सा था? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, बुधवान, ढाका, दिनाजपुर and Patna. Company covenanted servants were appointed as an head and the member of the provincial division. The idea was entrust revenue functions to the senior company servant, तो जो सीनियर है यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। Heard appeal from the Mufassil Diwani Adalat and also had original jurisdiction for the civil and revenue dispute. तो यहाँ पे अपील कौन हार्ड करेगा? मुफसिल दीवानी अदालत। एंड यहाँ पे सिविल भी करेगा, डिस्प्यूट एंड रेवेन्यू मैटर्स भी यहाँ पे कौन करेगा? मुफसिल दीवानी अदालत यहाँ पे डिसाइड करेगा। अब देखो, हेस्टिंग्स प्लान ऑफ 1780 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है। सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुडिशरी। अब जुडिशरी को सेपरेट किया गया तो यहाँ पे रेवेन्यू से, तो यहाँ पे सेपरेट ऑफिसर्स फॉर द जुडिशियल एंड रेवेन्यू वर्क्स के लिए यहाँ पे सेपरेट ऑफिसर रख दिए गए। जुरिस्डिक्शन ऑफ द प्रोविंशियल मुफस्सिल अदालत वाज एक्सटेंडेड। जुरिस्डिक्शन ऑफ जो प्रोविंशियल मुफस्सिल अदालत था ना, उसका एक्सटेंशन किया गया टू दी कवर ऑल काइंड ऑफ सिविल डिस्प्यूट। जो कोई भी सिविल डिस्प्यूट्स है वो सारे जो है यहाँ पे मुफस्सिल अदालत जो है ना वो यहाँ पे डिसाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू डिसाइड नहीं करेगा। रेफर टू मैटर्स अप टू दी ₹100 टू ज़मींदार। जो ज़मींदार है वो 100 रुपीज़ तक का जो मैटर है यहाँ पे डिसाइड करेंगे। पिछले में देखा था हमने 10 रुपीज़ का जो है यहाँ पे देखा था। और अदर रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द एरिया गिवन, जो एक तो ज़मींदार करेंगे और रिस्पेक्टेबल पर्सन जो है यहाँ पे वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे गिव द बर्थ टू द ऑफिस ऑफ मुंसिफ का जो ऑफिस है यहाँ पे वो उसका बर्थ हुआ, मतलब मुंसिफ ऑफिस का यहाँ पे क्रिएशन हुआ। नेटिव लॉ ऑफिसर्स ओनली टू एक्सपाउंड द लॉ एंड नॉट टू डिसाइड द फैक्ट्स। तो नेटिव लॉ ऑफिसर जो है यहाँ पे सिर्फ लॉ एक्सपाउंड करेंगे, डिसाइड नहीं करेंगे, फैक्ट्स एंड फाइनल डिसीजन नहीं डिसाइड करेंगे। पाटना केस को देखो, यहाँ पे पाटना केस मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, देख लो जाके। अपील टू गो टू दी सदर दीवानी अदालत। अपील टू गो टू दी सदर दीवानी अदालत। अपील गो टू दी सदर दीवानी अदालत में कैसे अपील जाएगा? सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट ऑफ एमपे एज इन जज सदर दीवानी अदालत में जज हुआ। एमपे ड्राफ्टेड द फर्स्ट सिविल कोड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द मुफस्सिल एंड द प्रोविंशियल अदालत। तो एमपे ने, याद रखना है, एमपे ने फर्स्ट यहाँ पे सिविल कोड यहाँ पे ड्राफ्ट किया था फंक्शनिंग ऑफ द मुफस्सिल एंड प्रिंसिपल जो प्रोविंशियल अदालत है उनको चलाने के लिए। रिकॉल ऑफ एमपे। अब देखो, नो चेंज इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई चेंज नहीं हुआ था इस दौरान। राजा खान कंटिन्यूड द नायब नाजिम हेड ऑफ द सरदार निजामत अदालत। यहाँ पे जो है इस पीरियड में 1780 में जो है यहाँ पे सिविल में एंड रेवेन्यू यहाँ पे रेवेन्यू एंड जो सिविल है यहाँ पे डिफरेंस हुआ था। उसके बाद जो है क्रिमिनल में कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए थे। उसके बाद देखो कॉर्नवालिस, देखो अब ये जो कॉर्नवालिस है ना उसको देखेंगे हम, कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया था। चैंपियन ऑफ दी ओरिएंटल डेपोटिज्म को ये जो है ना कॉर्नवालिस, उसको चैंपियन बोला जाता था। मॉडल बिल्डर है। नो मैन इन द ऑर्डिनरी सर्विस ऑफ द कंपनी टू एवर रीच एट द हाईएस्ट पोस्ट टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के जो प्रॉब्लम्स है उसको डील करने के लिए, परमानेंट सेटलमेंट करने के लिए। इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में इम्प्रूवमेंट कर दिया गया, इसने किया। टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन द जुडिशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स किया। इन्हांस द ब्रिटिश रेपुटेशन को इन्हांस किया। कॉर्नवालिस जो कोड है इम्प्लीमेंटेशन इन द मद्रास एंड बॉम्बे, जो कॉर्नवालिस का कोड है ना मद्रास एंड बॉम्बे में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब देखो क्या क्या किया कॉर्नवालिस ने, वो आगे देखते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स 1787 का जो जुडिशियल रिफॉर्म है उसमें क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ ऑल पावर्स। कॉर्नवालिस को याद रखना है आपको, कॉर्नवालिस जो है उसको नहीं भूलना है, ये जो है कॉर्नवालिस का ही करामत है। तो यूनिफिकेशन ऑफ ऑल पावर्स इन द ऑफिस ऑफ कलेक्टर। तो यूनिफिकेशन किया इसने कॉर्नवालिस ने ऑल पावर्स इन द ऑफिस ऑफ कलेक्टर के जो है पावर्स, उसको 26 डिस्ट्रिक्ट जो है इसको यूनिफिकेशन किया। कलेक्टर वॉज टू बी चीफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन, डिसाइड द रेवेन्यू डिस्प्यूट, जज ऑफ द मुफस्सिल अदालत एंड अल्सो एक्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेशन मैजिस्ट्रेट भी एक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे कलेक्टर के पावर्स बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ओवरबर्डन हो रहा है। ओके, अब देखो
एडवाइज टू कीप हिज वेरियस फंक्शंस सेपरेट फ्रॉम दी ईच अदर्स। तो इसने एडवाइस किया था कि जो वेरियस फंक्शंस है उसको सेपरेट करो, लेकिन यहाँ पे तो कलेक्टर के पावर्स यहाँ पे बढ़ा दिए गए ना, उसके ऊपर ओवरबर्डन हो रहा था, अब ज़्यादा पावर्स दिए गए उसको। एंड एग्जाम्पल देखो, टू हियर द रेवेन्यू डिस्प्यूट इन दी माल अदालत ओनली। तो यहाँ पे जो है रेवेन्यू डिस्प्यूट जो है यहाँ पे माल अदालत में ही यहाँ पे डिस्प्यूट जो है यहाँ पे हियर किया जाएगा, बाकी जो अदालत है उसमें नहीं। एज ए जज ऑफ द मुफस्सिल अदालत टू डिसाइड ऑल सिविल डिस्प्यूट्स अपील इन द मैटर इन्वॉल्विंग रुपीज़ 1000 रुपीज़ से जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है वो यहाँ पे डिसाइड करेगा 1000 टू 5000 तक का। एंड अबव टू द किंग इन द काउंसिल, अबव जो है 5000 से अबव है वो किंग इन काउंसिल में जाएंगे। तो वन मोर पॉइंट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार फॉर द पिटी मैटर्स के लिए कोर्ट ऑफ रजिस्टर्स जो है पिटी केसेस के लिए, तो अप टू 200 रुपीज़ के लिए कहाँ पे जाएगा, कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार के लिए जाएगा पिटी केसेस के लिए। पिटी मतलब छोटे छोटे केसेस जो रहते हैं उसके लिए। अब देखो रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स हुआ। यहाँ पे नवाब को ही यहाँ पे क्या किया, हटा दिया गया, यहाँ पे एबॉलिश किया गया। सदर निजामत अदालत एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील फॉर क्रिमिनल जस्टिस के लिए क्या किया गया, सदर निजामत अदालत हाईएस्ट कोर्ट है। गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 सर्किट कोर्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया टू होल्ड द रेगुलर ट्रायल सेशन इन द डिस्ट्रिक्ट फॉलिंग इन देयर डिवीजन में यहाँ पे किया गया। मुफस्सिल फौजदारी अदालत एबॉलिश्ड, कलेक्टर यहाँ पे मुफस्सिल फौजदारी अदालत को क्या किया गया, एबॉलिश किया गया। कलेक्टर टू एक्ट एज एन मैजिस्ट्रेट एंड जज फॉर द पिटी ऑफेंसेस के लिए, देखो कितने पावर्स दिए गए थे। तो यहाँ पे क्या किया गया, कलेक्टर को एक पिटी केसेस के लिए यहाँ पे दिया गया, पिटी केसेस के लिए मैजिस्ट्रेट एक्ट करेगा, एज ए जज एक्ट करेगा पिटी केसेस में। उसके बाद जो है मॉडिफाइड मोमेडियन क्रिमिनल लॉ को मॉडिफाई किया गया। अब देखो जो जुडिशियल प्लान से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। जुडिशियल प्लान ऑफ 1793, कॉर्नवालिस कोड्स कवरिंग ऑल दी फैक्ट्स जो है ऑफ द रेवेन्यू, सिविल, कमर्शियल, क्रिमिनल, पुलिस जो है, कॉर्नवालिस के कोड ने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए थे। सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे जो ब्रांचेस थे जुडिशियल विंग्स बोलते हैं हम उसको, अभी जो है लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे कॉर्नवालिस ने सेपरेट किया था। माल अदालत एबॉलिश किया था। मैटर्स असाइन दीवानी अदालत, तो मैटर्स असाइन किया था दीवानी अदालत। जज कंपनी सर्वेंट जो है इन ऑल रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट 28 वेर अपॉइंटेड एज द जज इन दी मुफस्सिल दीवानी अदालत टू एक्ट एज एन मैजिस्ट्रेट अपील टू 4 प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ द अपील। उसके बाद जो है कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार एंड मुंसिफ टू ट्राई दी पिटी केसेस के लिए कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार एंड मुंसिफ बनाया गया टू पिटी केसेस के लिए। उसके बाद है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लीगल प्रोफेशनल एंड इन दी लर्ड पर्सनल लॉज, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। एबॉलिशन ऑफ द कोर्ट फीस को एबॉलिशन किया गया, एबॉलिश किया गया। अब जो कलेक्टर्स है ना, कलेक्टर वे मेड अकाउंटेबल बिफोर द जजेस ऑफ दीवानी अदालत में यहाँ पे अकाउंटेबल हुए, मतलब कौन कौन से यहाँ पे डिसीजन दिया उसके रीज़न दो, क्या क्यों दिया उसका रीज़न देना पड़ेगा, यहाँ पे अकाउंटेबल है वो। अब देखो फाइनल हायरार्की ऑफ द पोस्ट कॉर्नवालिस जो है 1793 का जो है यहाँ पे वो देखेंगे। सबसे पहला जो सिविल देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे क्रिमिनल, ओके, साइड बाय साइड देखेंगे। सदर दीवानी अदालत जो है एट कलकत्ता, सदर दीवानी अदालत कलकत्ता, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, यहाँ पे सदर निजामत अदालत आएगा कलकत्ता में, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वही सेम है, सिर्फ सदर निजामत अदालत है, दीवानी अदालत है। दीवानी मतलब सिविल राइट्स होते हैं, निजामत मतलब क्रिमिनल राइट्स होते हैं। 4 जो है यहाँ पे 4 क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ अपील, यहाँ पे 4 क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील था, डिविजनल लेवल था एंड इंग्लिश यहाँ पे जो है कोवेनेंटेड सर्वेंट्स थे, यहाँ पे इंग्लिश थे। उसके बाद जो है यहाँ पे सर्किट कोर्ट था, ट्यूरिंग एंड इंग्लिश कोवेनेंट सर्वेंट थे यहाँ पे भी। एंड उसके बाद मुफस्सिल दीवानी अदालत था, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था मुफस्सिल दीवानी अदालत। एंड उसके बाद जो है इंग्लिश जो है ऑफिसर्स थे उसमें। एंड मुंसिफ रुपीज़, जो मुंसिफ में केसेस जाते थे जो है पिटी केसेस बोला था हमने, 50 रुपीज़ तक अप टू थे। एंड उसके जो आगे है अप टू 200 रुपीज़ रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। तो यहाँ पे बोला है जो मैजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मुफस्सिल अदालत में जाएंगे कॉग्निजेंस लेने के लिए। उसके बाद जो है फर्दर डेवलपमेंट हुआ लॉर्ड वाइसले की जो है यहाँ पे क्या होता है 1798 टू 1805 में सिविल केसेस में देखते हैं। सदर
दीवानी अदालत 3 जजेस हुए यहाँ पे, तो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल से अपॉइंट होने लगे सदर दीवानी अदालत के जो जजेस है 3 जजेस। चीफ जज मस्ट बी मेंबर ऑफ द काउंसिल, चीफ जस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल होना है। एंड कॉर्नवालिस इन दी सेकेंड टेन्योर रिमूव दिस कंडीशन, यहाँ पे सेकेंड टेन्योर में ये कंडीशन जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील हुआ डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे, इंग्लिश कोविनेंटेड सर्वेंट थे। मुफुसिल दीवानी अदालत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, इंग्लिश ऑफिसर्स थे। सदा अमीन था, यहाँ पे नेटिव जजेस थे एंड मतलब इंडियन जजेस थे। लॉर्ड एमरस्ट इन दी 1824 मेड इन दी सैलरीड पोस्ट, यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे सैलरीड पोस्ट था ये जो है। मुंसिफ 50 रुपीज़ तक का जो है यहाँ पे सेम है पिछले में जो तो यहाँ पे लॉर्ड वेस्ले ने यहाँ पे दिया पिटी केसेस में 200 रुपीज़ रजिस्ट्रार दी मुंसिफ का यहाँ पे रोल प्ले किया। उसके बाद क्रिमिनल में बोला है सदर निजामत अदालत, सेम एज दी सदर अदालत हमने देखा है पिछली स्लाइड में। सर्किट कोर्ट ट्यूरिंग इंग्लिश कॉमनेंट थे। मुफसिल दीवानी अदालत डिस्ट्रिक्ट लेवल इंग्लिश ऑफिसर्स, मैजिस्ट्रेट कलेक्टर। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है डुअल सिस्टम आया, डुअल जुडिशरी सिस्टम आया एट द प्रेसिडेंसी एंड यहाँ पे मुफसिल देखेंगे। प्रेसिडेंसी में जो है सुप्रीम कोर्ट अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर ऑफ कोर्ट्स, 1 चीफ जस्टिस एंड 2 प्यूने जजेस अपॉइंटेड बाय द क्राउन, यहाँ पे अपॉइंट किया। जुरिस्डिक्शन ओवर द कलकत्ता टाउन एंड ओवर द कंपनी सर्वेंट ब्रिटिश सब्जेक्ट में था। इंग्लिश लॉज, हिंदू एंड मुस्लिम लॉज इन द सिविल एंड पर्सनल मैटर्स में बिटवीन द नेटिव्स में होने लगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ओनली दी बैरिस्टर वेयर अलाउड, यहाँ पे बैरिस्टर्स को यहाँ पे अलाउड किया गया, सॉरी जो बैरिस्टर्स है उनको ही सिर्फ यहाँ पे कोर्ट में अलाउ किया गया बैरिस्टर्स को। उसके बाद जो है नो जुरिस्डिक्शन ओवर द रेवेन्यू मैटर्स में कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अपील टू प्रिवी काउंसिल को अपील होगा, अब प्रिवी जो है कोर्ट नहीं है अभी करंट में। उसके बाद जो है नो सुपरवाइजरी पावर ओवर द सदर अदालत जो है उसके सुपरवाइजरी पावर कोई भी नहीं रहेगा। उसके बाद मुफसिल में जो है यहाँ पे इसमें क्या बोला है, अदालत सिस्टम इस्टेब्लिश हुई यहाँ पे अंडर द कंपनीज रेगुलेशन। मुफसिल दीवानी अदालत एट द डिस्ट्रिक्ट टू अपीलेट कोर्ट, सदर दीवानी एंड निजामत अदालत एट द कलकत्ता, नो जुरिस्डिक्शन ओवर द इंग्लिश मैन, हिंदू एंड मुस्लिम लॉज होंगे यहाँ पे एंड कंपनीज रेगुलेशन। वकील रिकोगनाइज्ड बाय द सदर अदालत में वकील रिकोगनाइज किया, वकील जो टर्म है यहाँ पे रिकोगनाइज हुआ। अपील टू प्रिवी काउंसिल, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट आया यहाँ पे। नो पावर टू इशू द रिट, यहाँ पे कोई भी रिट इशू करने का कोई भी पावर नहीं था। अब देखो लॉर्ड बेंटिक्स रिफॉर्म 1878-1833, एबॉलिशन ऑफ द प्रोविंशियल सर्किट कोर्ट, एबॉलिशन ऑफ सर्किट कोर्ट को यहाँ पे एबॉलिश किया गया लॉर्ड बेंटिक ने। अपॉइंटेड कमिश्नर ऑफ द रेवेन्यू एंड सर्किट, तो यहाँ पे अपॉइंटेड कमिश्नर्स एंड रेवेन्यू एंड सर्किट को अपॉइंट किया गया। 20 डिवीजन फॉर द होल ऑफ द बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में 20 डिवीजन्स किए गए। होल्ड द सेशन फॉर द गोल्ड डिलीवरी के लिए इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द सिटीज एटलीस्ट ट्वाइस एन ईयर, तो यहाँ पे होल्ड सेशन, यहाँ पे सेशन होल्ड किया गया गोल्ड डिलीवरी के लिए, जो भी यहाँ उनका एम है। इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द सिटीज़ में एटलीस्ट ट्वाइस इन द ईयर में यहाँ पे सेशन बैठा दिया गया। लेटर ऑन दिस पावर वॉज ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गिविंग द बर्थ टू द मॉडर्न ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अभी भी रहता है, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद जो है पावर ऑफ सदा अमीन एंड डिस्ट्रिक्ट सिटी जजेस इंक्रीज हुए। यहाँ पे मुंसिफ अप टू 300, अभी हमने देखा था 200 रुपीज़ का था मुंसिफ में, लेकिन यहाँ पे जो है 300 रुपीज़ तक गया एंड यहाँ पे 1000 रुपीज़ सादा अमीन में गया। एंड उसके बाद प्रिंसिपल सादा अमीन जो है यहाँ पे अप टू 5000 रुपीज़। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सादर दीवानी अदालत एंड द निजामत अदालत इन दी इलाहाबाद में, जो अभी है अप टू बनारस जो है, तो यहाँ पे बनाया गया। ओके, अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूनिफिकेशन जो है यहाँ पे अंडर द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, एबॉलिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सदर अदालत एंड इन इट्स प्लेस इंस्टीट्यूटेड अ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे एबॉलिश किया, सदर अदालत को भी यहाँ पे एबॉलिश किया टू एक्सरसाइज ऑल पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय द एबॉलिश्ड कोर्ट, तो जो एबॉलिश्ड कोर्ट जो एबॉलिश्ड कोर्ट यहाँ पे हुए उनके पावर्स यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए कौन आया, हाई कोर्ट आया। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में रिट जुरिस्डिक्शन दिया गया
किसको जुरिस्डिक्शन दिया गया, हाई कोर्ट को दिया गया। उसके बाद कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में। सुपरवाइजरी पावर ओवर अदर कोर्ट्स में दिया। सुपरवाइजरी पावर्स मतलब जो हाई कोर्ट है ना वो सुपरवाइज करेगा अदर जो कोर्ट्स है उनको, फेलिंग विद इन देयर टेरिटरी में जो है उनके लिए। जुरिस्डिक्शन जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी है। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेबल लॉज एंड जजेस। ऑर्डिनरी सिविल जुरिस्डिक्शन सेम लॉज एंड इक्विटी यहाँ पे है, रूल ऑफ गुड कंसेंस यूज हुआ है यहाँ पे बाय द सुप्रीम कोर्ट। अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो है सेम एज लॉज इक्विटी जो भी है यहाँ पे, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सेम है। क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जो है आईपीसी है यहाँ पे, आईपीसी 1860 का यहाँ पे अप्लाइड है। जजेस जो है बैरिस्टर विथ 5 ईयर्स स्टैंडिंग, जो बैरिस्टर है अभी LLB जो पढ़ते हैं वही है। मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज नॉट लेस दैन 10 ईयर्स की जो है यहाँ पे वो मेंबर। एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज का। प्रिंसिपल सदर अमीन फॉर नॉट लेस दैन 5 ईयर्स। प्लीडर्स बिफोर द सदर अदालत फॉर नॉट लेस दैन 10 ईयर्स। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिवी काउंसिल, द वर्ल्ड्स कोर्ट बोलते हैं इसको, प्रिवी काउंसिल को। क्यूरिया रेगिस किंग्स काउंसिल बोलते हैं इसको। एन असेंबली ऑफ ऑल टेनेंट्स इन द चीफ, ऑल द इम्पॉर्टेंट रॉयल ऑफिशियल्स वर सिलेक्टेड बाय द किंग फ्रॉम द क्यूरिस लेगिस, मतलब किंग्स काउंसिल से आता है। आउट ऑफ दिस क्यूरी रेगिस किंग्स काउंसिल ग्रीव 3 डिफरेंट कोर्ट्स, यहाँ पे इससे आए 3 डिफरेंट कोर्ट्स आए यहाँ पे। देयर वर फर्स्ट जो है यहाँ पे कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज विच बेसिकली रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द 2 सब्जेक्ट्स। एंड सेकेंड जो है यहाँ पे कोर्ट ऑफ एक्सचेकर्स रिजॉल्व रेवेन्यू रिलेटेड डिस्प्यूट्स फाइनली एंड किंग्स बेंच, ये जो 3 कोर्ट्स है यहाँ पे इससे आए। एंड द इसेंशियल कंसर्न ऑफ द किंग्स बेंच वाज विद द मैटर्स अफेक्टिंग द किंग अदर दैन द प्योरली रेवेन्यू मैटर्स विच वर कंसर्न ऑफ द exchequers. Gradually king's bench developed jurisdiction over the supervision of the officials. उसके बाद जो है प्रिवी काउंसिल emerged from the same cure regis to the advise king on the appeal from the colonies, increase the number of cases because expansion of British Empire expansion हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे केसेस भी बढ़ रहे थे। एंड यहाँ पे क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जुडिशियल कमिटी एक्ट 1833 यहाँ पे रिप्लेस टू दी presiding layman counselor judge with the legal expert hear the cases, legal expert के साथ यहाँ पे रिप्लेस किया गया। प्रिवी काउंसिल was not the court of law, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है प्रिवी काउंसिल, बट इट इज़ एन एडवाइजरी बोर्ड है whose duty was to report to his majesty their opinion, जो ओपिनियन है मैजेस्टी को क्या करना है यहाँ पे भेजना है। his majesty invariably accepted their opinion, okay? अब देखो जो है यहाँ पे अपील्स फ्रॉम इंडिया टू प्रिवी काउंसिल। अब जो अपील्स जाते थे इंडिया टू प्रिवी काउंसिल में कैसे जाते थे, स्टार्टेड विद द चार्टर एक्ट 1726 एंड द 1753 रेगुलेटिंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, लेटर आल्सो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ रिकॉर्ड्स कोर्ट बॉम्बे एंड मद्रास, यहाँ पे कोर्ट ऑफ जो बॉम्बे एंड मद्रास जो है इसके लिए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 प्रोवाइडेड फॉर द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सदर मुफस्सिल अदालत, तो सेटलमेंट ऑफ 1781 जो है प्रोवाइड क्या करता है, अपील अगेंस्ट द सदर मुफस्सिल अदालत के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं, कहाँ पे प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते हैं। उसके बाद जो है इंडियन जो है यहाँ पे इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1860 अभी हमने देखा था, अलाउड टू अपील अगेंस्ट दी हाई कोर्ट जो है इसके अगेंस्ट पे आप अपील कर सकते हैं प्रिवी काउंसिल में। इट वॉज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द इंडियन कोर्ट्स टिल द फेडरल कोर्ट इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन एक्ट 1948 में द फेडरल कोर्ट एट द दिल्ली रिप्रेस बाय इट। उसके बाद अपील ऑफ क्रिमिनल केसेस वॉज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, जो क्रिमिनल केसेस है अपील के मैटर ऑफ राइट नहीं है। इन द सिविल केसेस द जुरिस्डिक्शन वॉज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द सूट पोस्ट इन द 1937 अपील इन द केसेस ऑफ एक्सिट रुपीज 10,000 रुपीज़ में, जो एक्सिट 10,000 रुपीज़ है वही यहाँ पे अपील होंगे। अब देखो यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिवी काउंसिल, a great unifying force in the judicial administration of this country, laid down the foundation of the principle of the modern Hindu and Muslim personal laws यहाँ पे है।
Decision of the Privy Council of Indian laws are the still binding if not overruled by the Supreme Court. यहाँ पे हम रेफर करते हैं प्रिवी काउंसिल का जो है यहाँ पे डिसीजन, तो स्टिल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाइंडिंग रखते हैं, यहाँ पे नॉट इफ ओवररूल नहीं है तो यहाँ पे क्या है, प्रिवी काउंसिल का जो है यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पे बाइंडिंग है। उसके बाद जो है इन 1934 ब्रिटिश गवर्नमेंट इशूड द वाइट पेपर्स टू इस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट टू हियर द अपील फ्रॉम द इंडियन हाई कोर्ट्स, बट इट वाज नॉट टेकन फर्दर। यहाँ पे वाइट पेपर इस्टेब्लिश किया गया था लेकिन फर्दर यहाँ पे क्या हुआ नहीं है, यहाँ पे फर्दर एक्शन कोई नहीं लिया था। उसके बाद जो है सिंबल ऑफ स्लेवरी जो है, यहाँ पे सिंबल ऑफ स्लेवरी क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिंबल ऑफ स्लेवरी जो है यार इसके बारे में दिया गया। उसके बाद जो है फेडरल, लास्ट हमारा हमारा जो स्लाइड है यहाँ पे पूरा हमने लीगल हिस्ट्री कवर किया है। इसमें जो है फेडरल जो कोर्ट्स है 1935 जो है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 to hear the appeal on the dispute arising from the act. Privy Council had appellate jurisdiction against the decision of the Federal Court. Original jurisdiction जो है section 204 dispute between the इसमें 204 between the dominant and its units. Appellate jurisdiction 205 में है, on issue related to the constitutional matter में है तो आप इसमें अपील करेंगे। Involving the 1935 Act only certificate is granted by the High Court. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है यहाँ पे इन दी सेक्शन जो है यहाँ पे 209 ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ दी गवर्नर जनरल, नॉन बाइंडिंग है। तो यहाँ पे हमने पूरा जो लीगल हिस्ट्री है यहाँ पे कवर किया है। आई होप आपको ये जो लेक्चर है समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर्स समझ आ रहे हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।